कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार यह सीखा है, पढ़ा है, समझा है। आज हम इस पाठ के अंतर्गत और अंत में जो स्वाध्याय दिए हैं उन्हें पूरा करते हैं। जरा सोचो, बताओ, इस शीर्षक के अंतर्गत यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो, जैसे जल, वन आदि। आओ इस विषय के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन ऐसी अमूल्य संपदा है जो हमें सीधे प्रकृति से मिलती है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव अपना जीवन यापन करने के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। इनमें जल, वन आदि शामिल है। जल सभी जीवों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य बिना भोजन के तो 10 से 15 दिनों तक जी सकता है, लेकिन बिना जल के वह 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं जी सकता। मनुष्य के साथ साथ सभी प्राणियों व वनस्पतियों का जीवन भी जल पर ही निर्भर है। जल नहीं होगा तो पेड़ बड़े नहीं हो पाएंगे और सूख जाएंगे, जिससे इन पेड़ों से भोजन करने वाले जानवर भी मर जाएंगे। पेड़ नहीं होंगे तो वन भी समाप्त हो जाएंगे और इन वनों में रहने वाले प्राणी बेघर हो जाएंगे। बिना भोजन और जल के इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। पेड़ों के नष्ट होने से मनुष्य को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा यानी कि ऑक्सीजन, भोजन के लिए फल, सब्जी, घर बनाने के लिए लकड़ियां, उपचार के लिए औषधि आदि चीजें भी नहीं मिल पाएंगी और इन चीजों के न मिलने से मनुष्य का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। मनुष्य, प्राणी एवं वनस्पति इन सब का जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है और यदि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो यहाँ पर किसी के भी जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। सुनो तो जरा, इस शीर्षक के अंतर्गत सुने हुए चुटकुले हास्य प्रसंगों को पुनः स्मरण करके सुनाओ। तो चुटकुले इसका मतलब है जोक्स। आओ कुछ जोक्स यहाँ हम पढ़ते हैं। डॉक्टर रोगी से कहता है, बहुत कमजोरी है, फल खाया करो छिलके के सहित। 1 घंटे बाद रोगी डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर पूछते हैं, क्या खाया था? रोगी बताता है, नारियल छिलके सहित। टीचर कहते हैं, बहुत तेज हवाओं के साथ
बारिश हो रही है, इसका भविष्यकाल बताओ। संटू जवाब क्या देता है? अब लाइट जाएगी। एक बच्चा रोटी खा रहा था और पास बैठे मुर्गी को खिला रहा था। उसके पापा पूछते हैं, ये क्या कर रहा है? बच्चा कहता है, चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे नानी के घर नहीं गए, क्योंकि घर पर ही माँ बाप को नानी की याद दिला रहे हैं। इसका मतलब बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरी कलम से इस शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों के आधार पर एक कहानी लिखो। शब्द है पानी, पुस्तक, बिल्ली और राखी। तो इन शब्दों का उपयोग करके हमें एक कहानी लिखनी है। इसका मतलब है हमारे कहानी में ये शब्द आने चाहिए। तो आओ, मैंने आपके लिए ये सारे शब्द होने वाली एक कहानी लाई हूँ। हम उस कहानी को पढ़ते हैं। सौरभ की ममेरी बहन राखी कई दिनों से बीमार थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। सौरभ रोज अपनी बहन से मिलने जाता और जो भी उस दिन कक्षा में पढ़ाया होता वह राखी को समझा आता। उस दिन भी सौरभ राखी से मिलने रोज की तरह शाम को निकला। बस कुछ दूरी पर पहुंचा ही था कि बरसात की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सौरभ के हाथ में पुस्तकें होने के कारण वह पास ही एक टीन की छत का आसरा लेकर खड़ा हो गया। सौरभ को अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। नीचे देखा तो एक नन्ही प्यारी बिल्ली दुबकी पड़ी थी। सौरभ को उस पर दया आ गई और बरसात के रुकते ही वह बिल्ली को राखी के घर ले आया। राखी बिल्ली को देखकर खुशी के मारे उछल पड़ी और सौरभ से बिल्ली को उसके पास रखने की मिन्नतें करने लगी। सौरभ में भी खुशी खुशी प्यारी बिल्ली अपने बहन को दे दी। मैंने समझा इस शीर्षक के अंतर्गत हमने जो कहानी पढ़ी है दादी माँ का परिवार, इस कहानी को पढ़कर हमने क्या समझा है, कौन सी सीख पाई है, इसे हमें लिखना है। संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य व एकता से उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। एक साथ मिलकर कार्य करने से जीवन में आई हर मुसीबत से हम आसानी से निपट सकते हैं। एकता में बल होता है। यह पाठ पढ़कर समझ में आई। शब्द वाटिका इस शीर्षक के अंतर्गत दादी माँ का परिवार इस पाठ में जो नए शब्द आए हैं, कुछ मुहावरे आए हैं, कहावतें भी है, तो इनका अब हम वाचन करते हैं। नए शब्द: निपट, केवल, मात्र, आबाद, भरा पूरा, बुहारना, स्वच्छ करना, दिन दुनिया, संसार, खलिहानी, कटी फसल रखने का स्थान, क्लांत, थका हुआ, कलरव, पंछियों की मधुर ध्वनि, आनंद फानन में शीघ्रता से, मुहावरे, तुनक कर बोलना, चिढ़ कर बोलना, अक्ल का पत्ता खोलना, तरकीब बताना, ठगा सा रहना, चकित होना। कहावतें: 1 और 1 11,
इसका मतलब एकता में बल होता है। अंत भला तो सब भला, इसका मतलब परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। अध्ययन कौशल इस शीर्षक के अंतर्गत अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्यों की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। तो यह टिप्पणी बनाते समय हमें कौन सी बातें लिखनी है? राज्य का नाम, अभयारण्य का नाम और उसकी विशेषताएं। तो आओ इन मुद्दों के आधार पर टिप्पणी तैयार करते हैं। राज्य का नाम महाराष्ट्र, अभयारण्य का नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। विशेषताएं, यह उद्यान महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के उत्तरी भाग में स्थित है। उद्यान लगभग 104 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस उद्यान में 2 मुख्य जलाशय है, जिनके आसपास घड़ियाल और पाइथन सांपों का निवास है। इस पार्क के जंगल में शेर, बाघ, चमगादड़, माउस डियर, बोनेट मेकॉक, रिसस मेकॉक व हनुमान लंगूर आदि भी देखने को मिलते हैं। राज्य का नाम केरल, अभयारण्य का नाम पेरिया वन्यजीव अभयारण्य। विशेषताएं, यह राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ नदी के गहरे जल में हाथी तैरने का अभ्यास करते हैं। नीलगाय, सांबर, भालू, चीता तथा तेंदुआ आदि जंगली जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। विचार मंथन इस शीर्षक के अंतर्गत वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे, यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति संत तुकाराम जी ने लिखी हुई है। इस पंक्ति के आधार पर हमें वृक्ष, इनका महत्व लिखना है। तो आओ लिखते हैं वृक्ष के बारे में जानकारी। संत तुकाराम द्वारा मराठी में लिखी गई रचना की यह पंक्ति वृक्षों के महत्व को दर्शाती है। इस पंक्ति के अनुसार वृक्ष धरती पर हमारे परम मित्र है। बिना वृक्षों के हम जी नहीं सकते। हम वृक्षों को थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा पानी देते हैं और वे हमें जिंदगी के साथ साथ बहुत कुछ देते हैं। वृक्ष से मिलने वाली छाया में बैठकर व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है। वृक्ष पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इनसे हमें फल, सब्जियां, औषधि, लकड़ी आदि चीजें प्राप्त होती हैं। पक्षी भी अपना बसेरा इन वृक्षों पर बनाते हैं और इनके रसीले फल खाकर अपना पेट भरते हैं। अतः जिस प्रकार वृक्ष बिना स्वार्थ के अपनी मित्रता निभाते हैं, वैसे ही व्यक्ति को भी अपने मित्र वृक्ष की रक्षा करके अपनी मित्रता निभानी चाहिए। वाचन जगत से इस शीर्षक के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। तो आओ इसके बारे में लिखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, मैं
एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृत दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरना समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। सदैव ध्यान में रखो, संगठन में ही शक्ति है, इसे जीवन में उतारो। संगठन एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए इंसान एक महान इंसान बन सकता है। आज दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनमें सबसे कॉमन बात यह है कि वह संगठित होकर कोई काम करते हैं। इस वजह से वह बहुत ही जल्दी सफल होते हैं, जिंदगी में एक महान इंसान बनते हैं। संगठन में बहुत ही शक्ति होती है। अगर कोई भी काम संगठन के साथ किया जाए तो हम जिंदगी में कितने भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सी कहानियों में भी यह बताया जाता है कि आप जीवन में संगठित होकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप संगठन की शक्ति के साथ किसी काम की शुरुआत करें तो वाकई में आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। प्रश्न पहला, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। देखो बच्चों, हमने जो दादी माँ का परिवार यह कहानी पढ़ी है, उस कहानी के कुछ वाक्य हमें उलट पुलट करके दिए हुए हैं। तो पहले उन वाक्यों को पढ़ते हैं और उनका उचित क्रम लगाते हैं। पहला वाक्य, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। दूसरा वाक्य, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। तीसरा वाक्य, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। चौथा वाक्य, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। तो इन वाक्यों को ध्यान से एक बार पढ़ लो और कौन सा वाक्य इनमें से पहला आएगा, उसके बाद कौन सा, इसका उचित क्रम लगाकर यह वाक्य हमें फिर से लिखने हैं। दादी माँ का परिवार इस कहानी में आए जो वाक्य है, उनका उचित क्रम कुछ इस प्रकार है। पहला वाक्य, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। दूसरा वाक्य, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। तीसरा वाक्य, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। चौथा वाक्य, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। प्रश्न दूसरा, 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। उनमें से च प्रश्न जो है, चिड़िया कहाँ रहती थी? उत्तर, चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी। 6 प्रश्न, बहेलिया कब ठगा सा रह गया? उत्तर, बहेलिये ने जब जाल में फंसे सभी पंछियों को एक साथ जाल सहित उड़ते देखा तो वह ठगा सा रह गया। यह प्रश्न, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? उत्तर, दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन रखती, खाना बनाती खाती, परिवारजनों के साथ बातें करती और रात होते ही सो जाती। यह प्रश्न,
चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? उत्तर, चुस्कू मुस्कू ने अपने पैनी दांतों से जाल काटा। भाषा की ओर इस शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। देखो, हमें यहाँ एक प्रश्न दिया है। यहाँ कुछ शब्द हमें दिए हैं। पहले हमें उन शब्दों का कौन सा वचन है यह पहचानना है। बाद में उसका वचन बदलना है और उसके बाद उस शब्द का हमें अपने वाक्य में प्रयोग करना है। हमें यहाँ उदाहरण के तौर पर एक शब्द बनाया है, दिखाया है। थैलिया, अनेक थैलियां होती है, एक हो तो थैली होती है। तो थैली इस शब्द का यहाँ वाक्य में प्रयोग करके दिखाया है। पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह पंखा, दीवार, राजा, वस्तुएं, भेड़िया, बहू, रोटी, इन शब्दों के वचन बदलकर हमें उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम इन शब्दों के बारे में, वचन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है वह वचन कहलाते हैं। जैसे तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। यहाँ मछलियां, अनेक मछलियां है, इसका हमें बोध होता है। वचन के दो प्रकार होते हैं। पहला, एक वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो वह एक वचन कहलाते हैं। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया आदि। दूसरा, बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो वह बहुवचन कहलाते हैं। जैसे स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपये आदि। वचन परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत, लोभ आदि। दूसरा, कुछ शब्द सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। जैसे बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता आदि। तीसरा, द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र सदैव सत्य बोलते थे। चौथा, आदर सूचक शब्दों में सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे माताजी बाजार गई है। पांचवा, कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं। जैसे पिता, योद्धा, चाचा, फल, बाजार, कागज, फूल, छात्र, दादा, राजा, मुनि आदि। अब हमें जो शब्द दिए हैं उनके हम पहले वचन बदलते हैं। पहला शब्द हमें यहाँ लिख कर बताया है, थैलिया, इसका एक वचन होता है थैली। दूसरा शब्द है पंखा, अनेक हो तो पंखे। दीवार, दीवारें। राजा, राजा। वस्तुएं, वस्तु। भेड़िया, भेड़िए। बहू, बहुए। रोटी, रोटियां। अब इन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। देखो, यहाँ पहला जो शब्द है वह हमें दिया हुआ है और दूसरा जो शब्द है उसका हमने वचन बदलकर शब्द लिखा है और उसके आगे
उस शब्द का वाक्य में प्रयोग किया है। तो एक के बाद एक देखते हैं। थैलिया, थैली। प्लास्टिक की थैली वातावरण को दूषित करती है। पंखा, पंखे। मेरे घर में 4 पंखे हैं। दीवार, दीवारें। किले की दीवारें मजबूत थी। राजा, राजा। राजा को प्रजावत्सल होना चाहिए। वस्तुएं, वस्तु। आपके हाथ में ये कौन सी वस्तु है? भेड़िया, भेड़िए। शिकार देखकर भेड़िए आक्रामक हो गए। बहू, बहुएं। शर्मा जी की बहुएं बहुत मेलजोल से रहती है। रोटी, रोटियां। आज की रोटियां बड़ी ही मुलायम बनी है। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। प्यारे बच्चों, दादी माँ का परिवार यह एक सुंदर कहानी है जिसे हमने भाग 1 और भाग 2 में पढ़ा था। आज हमने इस वीडियो में इस पाठ के स्वाध्याय को पूरा किया है। यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी सीख देने वाली कहानी है। इस कहानी को आप अपने परिवार में सुनाना, अपने मित्रों को सुनाना और हाँ, इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ, कविताएं लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।